तो दोस्तों, और एक बार आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट में अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो कोलॉजी में बहुत जगह आपको ठोकर खाना है। तो आज चलिए समझ लेते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। RECEP, रिसेप्टर्स। अभी रिसेप्टर का मतलब क्या है? रिसेप्टर का मतलब है ग्राहक। ग्राहक मॉलिक्यूल और अणु। ठीक है। तो देखो, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम ऐसा है, लोग बहुत बहुत सारा स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ कि डरते हैं वो लोग, क्योंकि देखो चीजें उतना डरने वाला कुछ नहीं है। एक्चुअली चीजें आसान है, लेकिन बहुत सारा टर्म्स है जो कि कॉम्प्लेक्स है। वो टर्म्स हम लोगों को थोड़ा पजल कर देता है। ठीक है। तो उसको आसानी से समझना है, तो वही काम मैं करने वाला हूँ। देखो कितना आसानी से रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिसेप्टर्स। अब हम क्या देखेंगे यहाँ? सबसे पहले एक आसान चीज हम लोग को समझना है, वो है हमारा बॉडी। ठीक है। बॉडी किससे बनता है? बॉडी सिस्टम से बनता है। जैसे कि हमारा हो गया नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम। और क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और क्या है? हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और क्या है? इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है। तो ये सब जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। ये सब सिस्टम मिलके हमारा क्या बना है? बॉडी बना है। और ये सिस्टम्स किससे बना है? ऑर्गन्स। किसने इसको बनाया? ऑर्गन्स जुड़ जुड़ के इसको बनाया। फिर ये ऑर्गन्स किससे बना? देखो, अगर हम एक सिस्टम को समझ ले तो ऑर्गन्स क्या है? ब्रेन। नर्वस सिस्टम का ऑर्गन क्या है? ब्रेन। फिर है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ये सब मिलके बना है ये नर्वस सिस्टम। फिर उसमें है नर्व्स। ये सब जुड़ के बना है नर्वस सिस्टम। ऐसा हर एक सिस्टम कुछ ऑर्गन्स को जुड़ के बना है। अब ये ऑर्गन्स किससे बना है? टिश्यूज। ठीक है। और ये टिश्यू किससे बना है? टिश्यू मतलब कि सेम फंक्शन करने वाला बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बनाता है। सपोज ये एक टिश्यू है, इसमें जो भी सेल है वो सेम फंक्शन करता है, तो वो बन जाता है एक टिश्यू। तो टिश्यू किससे बना? फिर सेल से बना है। जैसे एक इमारत, ठीक है, ईंट से बनता है। जैसे एक बिल्डिंग ईंट से बनता है, हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। ठीक है। किससे बना है? सेल से। सेल देखते हैं हम लोग। सेल। सेल क्या है? देखो, सेल है जो सबसे छोटा यूनिट है हमारा बॉडी का, जिससे हमारा बॉडी बना है। ये तुम लोगों को सबको पता है। सेल भी दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। ये कैरियोटिक शब्द कहाँ से आया? कैरियन से। और यू मतलब हायर, न्यू। ओके। प्रो मीन्स ओल्ड। तो जो सब सेल ओल्ड न्यूक्लियस वाला है वो है प्रोकैरियोटिक, जो न्यू न्यूक्लियस वाला है वो है यूकैरियोटिक। अभी हम लोग को पता है कि हमारा सेल है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। एनिमल सेल पकड़ के चलते हैं हम। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अभी सेल के ऊपर ये जो है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये न्यूक्लियस के ऊपर जो है, ये है न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोगों को देखना है।
तो ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसमें ये क्या है, ये है लिपिड और ये है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये होता है अंदर वाला प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो अभी देखो, इसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यूनिट मेम्ब्रेन, तो जिसको साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था, जो कि अभी एस्टेब्लिश मॉडल है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको दिखता है, वो दिखता है ऐसा कि लिपिड का एक समुंदर है, उसमें आइसबर्ग की तरह ये सब प्रोटीन तैर रहा है। ठीक है, तो रिसेप्टर और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रोटीन्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन में तैर रहा है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में तैर रहा है। ठीक है, रिसेप्टर्स आर नथिंग बट फ्यू प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और अमीनो एसिड भी हो सकता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। तो सबसे पहले आप प्रोटीन मान के चलो। ठीक है, ज्यादातर का रिसेप्टर, 3 टाइप्स का रिसेप्टर तो प्रोटीन ही है जो सेल मेम्ब्रेन में ऐसा तैर रहा है, सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड लेयर है उसमें तैर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, रिसेप्टर का डेफिनेशन अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे। रिसेप्टर का डेफिनेशन, तो रिसेप्टर है क्या? रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा, और मॉलिक्यूल का मतलब तो पता है आप लोगों को कि मॉलिक्यूल मतलब अणु है, आणविक जिसको बोला जाता है पदार्थ, तो अणु जिससे कोई पदार्थ बना है। तो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल बड़ा सा साइज का है। तो मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग केमोरिकॉग्निटिव, केमोरिकॉग्निटिव मतलब कि केमिकल को पहचानने वाला क्षमता है रिसेप्टर में, केमोरिकॉग्निटिव प्रॉपर्टी। तो रिसेप्टर क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग केमोरिकॉग्निटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक, किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक एंडोजेनस, फॉर स्पेसिफिक एंडोजेनस और एक्सोजेनस और ड्रग। अभी हम ड्रग लेके चल रहे हैं, इसीलिए ड्रग को एक्सोजेनस नहीं बोला, जस्ट ड्रग बोल दिया। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लिगैंड। ये लिगैंड क्या है? जो रिसेप्टर में जाके जुड़ता है उसको ही लिगैंड बोलता है। सपोज रिसेप्टर कुछ नहीं है, दरवाजा है। जो दरवाजे में अगर लिगैंड आके जुड़ेगा तो वो दरवाजा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो ये है लिगैंड, ये आके इधर बैठेगा तो ये दरवाजा ओपन हो जाएगा। इसमें आके ये बैठ गया तो ये दरवाजा ओपन हो गया, यहाँ से ये ओपन हो गया। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग केमोरिकॉग्निटिव प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक एंडोजेनस ड्रग, एंडोजेनस और ड्रग। ठीक है, अब ये लिगैंड जो है, ये कुछ टर्म्स आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। एगोनिस्ट, अगर ये जो सब्सटेंस इधर जुड़ा है वो रिसेप्टर को ओपन कर रहा है और काम को आगे जाने के लिए ढकेल रहा है, मतलब काम होने दे रहा है, तो उसको बोलेंगे एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या है? जो इनहिबिट कर देगा, मतलब कि कोई काम हो रहा था, ये गेट ओपन हुआ था, ये गेट को क्लोज कर देगा। ये अगर एंटागोनिस्ट है तो ये गेट को क्लोज कर देके पहले का जो स्टेट था उसमें लेके जाएगा, मतलब कि इनहिबिट कर देगा। तो लिगैंड या लिगैंड, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये दो तरह का हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखेंगे। ठीक है, जिसमें नंबर 1 टाइप, नंबर 1 टाइप में आएगा, शॉर्ट फॉर्म है इसका लिगैंड गेटेड आयन चैनल।
लिगैंड गेटेड आयन चैनल, ये बहुत आसान समझने वाला रिसेप्टर है, एकदम सिंपल सा। इसमें होता क्या है, देखो पहले ये मेम्ब्रेन था जिसमें ये एक प्रोटीन था, जो प्रोटीन के बीच में से कुछ आयन्स पास हो सकता है, सपोज सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एटसेट्रा, जो सेल के अंदर जाएगा। ये क्या है, ये मैं पहले बोल दिया हूँ लिपिड लेयर है, और ये क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, सेल का बाहरी हिस्सा है, और ये क्या है, सेल का अंदर वाला हिस्सा है। तो ये है सेल का बाहर वाला हिस्सा, ये है सेल का अंदर वाला हिस्सा। यहाँ से ये जो आयन्स है इसको अंदर आना है, तो क्या होगा, इधर आके जुड़ जाएगा। इधर आके एक लिगैंड अगर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो लिगैंड है ये इधर आके जुड़ रहा है, देखो इसको इधर बिठा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, आयन्स अंदर आएगा, सोडियम प्लस या के प्लस, ये सब अंदर आ सकता है। तो इतना आसान है ये रिसेप्टर को समझना, ठीक है। अभी ये रिसेप्टर का कुछ क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। कहाँ रहते हैं ये, लोकेशन क्या है, मेम्ब्रेन, लोकेशन मेम्ब्रेन में रहता है। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, ओके। ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन किधर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर आयन चैनल्स में होता है। तो देखो लोकेशन हो गया मेम्ब्रेन में, कहाँ रहता है, मेम्ब्रेन में रहता है, ठीक है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ इंटरेक्शन कहाँ होता है, ये जो लिगैंड हो गया इसके साथ ये जो रिसेप्टर का इंटरेक्शन किधर है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंटरसेलुलर भी हो सकता है, अंदर भी जुड़ सकता है ये लिगैंड, इधर भी अंदर वाला कोई लिगैंड भी इधर जाके जुड़ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आयन चैनल्स में जाके जुड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इसका कपलिंग कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कपलिंग मतलब जुड़ना, कैसे कपल हो रहा है, ये कैसे जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, ये चैनल के साथ कैसे जुड़ रहा है। तो कपलिंग होता है डायरेक्ट, कोई मतलब कि इसके लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ रहा है कि इसके लिए कोई प्रोटीन का जरूरत पड़ रहा है, कोई एंजाइम का जरूरत पड़ रहा है, ये सब नहीं पड़ रहा है। तो इसका कपलिंग है डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। अभी देखो टाइम कितना लगता है, बहुत जल्दी होता है, ये रिसेप्टर का काम बहुत जल्दी होता है, तो मिली सेकेंड, जैसे कि नर्वस ट्रांसमिशन जैसा होता है, बहुत जल्दी होता है। तो क्या होता है नर्वस ट्रांसमिशन में, ऐसा एक नर्व एंडिंग रहता है, प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग जिसको बोलता है, और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। इसमें छोटा छोटा वेसिकल रहता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, समझ लो एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन आके इधर बर्स्ट कर जाएगा, फिर एसिटाइल कोलिन इधर आके ये जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा, डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें। डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन मतलब सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये जनरली नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव रहता है, तो इसके अंदर अगर पॉजिटिव आयंस आ जाता है तो सेल का अंदर का हिस्सा पॉजिटिव होने लगता है, उसी को बोला जाता है डिपोलराइजेशन। और ये पॉजिटिव होने के साथ साथ जो नर्वस ट्रांसमिशन है वो एक नर्व के थ्रू, एक नर्व से दूसरा नर्व में ट्रांसमिट होता है, तो ये डिपोलराइजेशन के इनिशिएशन हो जाता है। तो ये जो रिसेप्टर है ये नर्वस ट्रांसमिशन के लिए, वो भी है क्या, जो बहुत जल्दी न्यूरोट्रांसमीटर जो सब काम करता है, जैसे कि हो गया हमारा निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बहुत जल्दी काम करता है, और वो ऐसा वाला रिसेप्टर होता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है। तो तुरंत नर्वस इंपल्स को लेके जाता है। इसके अलावा और क्या है, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर,
सेरोटोनिन रिसेप्टर, ये एक सेरोटोनिन रिसेप्टर है। सेरोटोनिन ऑल्सो वन नर्व न्यूरोट्रांसमीटर, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर। गावा इज अ नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर जो इनहिबिट करता है एक्चुअली, ठीक है। और एन-एसिटाइलकोलिन ऑल्सो अ पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा है ग्लूटामेट रिसेप्टर। ये सब हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम कहा जाएंगे? नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट टाइप का रिसेप्टर की तरफ। तो हमारा सेकेंड टाइप का रिसेप्टर जो है उसका नाम है GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। ये जी शब्द कहां से आया? ये टर्म से आया, जीटीपी एक्टिवेटेड। जीटीपी क्या है? जीटीपी है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एटीपी की तरह एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोटाइड वाले बहुत पावरफुल मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियोटाइड जहां भी, ये देखो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें है क्या? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जीटीपी में है क्या? एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में जो है वो है गुआनिन, और 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ये एक एक फॉस्फेट ग्रुप अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें वहां से एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनर्जी। तो ये जीटीपी जब टूट के जीडीपी होगा, तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान ये जो बॉन्ड इधर है फॉस्फेट के अंदर, 2 फॉस्फेट, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एनर्जी मिलेगा। उसी एनर्जी से जी प्रोटीन एक्टिवेटेड होके नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो उसमें काम करवाएगा, ठीक है। एकदम आसान कॉन्सेप्ट। एक ऐसा वाला रिसेप्टर जिस रिसेप्टर में जीटीपी क्या है? ईंधन है, मतलब कि एनर्जी सप्लाई करने वाला है। तो वो जी प्रोटीन अगर उधर आके जुड़ेगा और वो जी प्रोटीन क्या करेगा? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड है उसको गुआनोसिन डाइफॉस्फेट में या जीडीपी में कन्वर्शन कर देगा। तो वो एनर्जी एक्टिवेटेड एनर्जी लेके वो प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप्स को आगे बढ़ाएगा। इतना समझने का बात है और कुछ नहीं है। अभी हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अभी देखो जी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। देखो उसमें 7 ऐसा चेन्स होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है, जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखो अल्फा हेलिकल, बीटा हेलिकल, ये सब प्रोटीन का 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिकल, बीटा हेलिकल, फिर टर्शियरी, क्वार्टनरी, ये सब। तो ठीक है, अल्फा हेलिक्स होता है यहाँ। तो अल्फा हेलिकल कुछ स्ट्रक्चर जिसका 7 स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। तो जिसमें ये 7 स्ट्रक्चर में 3 बाहरी वाला लूप रहता है, ठीक है, बाहर का लूप 1 2 3,
और 3 अंदर का लूप रहता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, जो ये है क्या, ये है हमारा मेम्ब्रेन में बाउंड हुआ ये जो रिसेप्टर है, ये क्या है, ये लिपिड लेयर है। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रोटीन, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्रोटीन। तो जिसमें हम क्या देखा कि अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड से बना हुआ ये वाला 7 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 लूप बाहर, 3 लूप अंदर, मतलब एक्सट्रिंसिक 3 लूप्स एंड इंट्रिंसिक 3 लूप्स रहता है, जिसमें से कोई अंदर वाला एक हिस्सा में जी प्रोटीन जाके लग जाता है, और लाइगैंड ये कोई एक जगह में बाहर वाला हिस्से से थोड़ा नीचे या बाहर वाला हिस्से में जाके लाइगैंड बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये है जनरल स्ट्रक्चर। जब जी प्रोटीन यहाँ लगता है तो क्या होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से गुआनोसिन डाइफॉस्फेट में ट्रांसफर हो जाता है, तो एनर्जी निकलता है और क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाता है, एक्टिवेटेड जी प्रोटीन हो जाता है। और वो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो फर्दर कैस्केड ऑफ एक्टिविटी है, उसको आगे लेके जाता है और एक्शन दिखाता है। तो इसीलिए ये वाला जो रिसेप्टर है इसको बोला जाता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है जी प्रोटीन का कपल रिसेप्टर का। ठीक है, जैसे उसमें से मैं कुछ थोड़ा एग्जांपल्स बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले टाइम बता दूं, सेकेंड्स में काम होता है। पहले वाला था मिली सेकेंड्स में, ये थोड़ा सा बढ़ा और सेकेंड्स में काम होता है। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जैसे कि हो गया स्लो न्यूरोट्रांसमीटर जो है। नंबर 2 क्या है, ओपिएट रिसेप्टर्स। नंबर 3 क्या है, मस्कैरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, पहले क्या देखे थे, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर देखे थे। 5-HT का बहुत सारा टाइप का रिसेप्टर होता है, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन कुछ रिसेप्टर्स भी ऐसा होता है। डोपामाइन और डोपामीन रिसेप्टर भी ऐसा होता है। और हो गया कि प्यूरिन जो रिसेप्टर है, ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडीन आप लोगों को पता होगा, न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस है, तो प्यूरिन रिसेप्टर्स ऐसा होता है। ठीक है, तो जी प्रोटीन का रिसेप्टर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो रिसेप्टर है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो रिसेप्टर है वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अभी ये क्या चीज है, एक्चुअली एंजाइम लिंक नहीं है, ये रिसेप्टर खुद ब खुद एक एंजाइम होता है। ठीक है, जिसका एक पार्ट एंजाइम की तरह काम करता है। तो दोस्तों देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें कैसा दिखता है, देखो ऐसा एक प्रोटीन चेन है जो कहाँ है, ट्रांस मेम्ब्रेन होके है। देखो ये है मेम्ब्रेन का लिपिड लेयर, उसमें बाहर से होके एकदम अंदर तक है, और इसका बाहर एक साइट है जो साइट में लिगैंड बाइंडिंग होगा। अभी वो लिगैंड हो सकता है पेप्टाइड हार्मोन सपोज, तो पेप्टाइड हार्मोन आके इधर जुड़ गया, तो देखो ये ही रिसेप्टर का एक पार्ट प्रोटीन काइनेज एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
जहां भी ये एज लास्ट में रहता है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हो, तो वो होता है एक क्या, एंजाइम। तो देखो प्रोटीन काइनेज एंजाइम की तरह काम करके प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है प्रोटीन के साथ, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब कि एनर्जेटिक प्रोटीन बन रहा है वहां। ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप जब टूटेगा तो उससे एनर्जी निकल के आएगा। छोड़ो वो सब बात। तो होता क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। जो फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन का काम कर रहा है, उसी जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर का एक हिस्सा प्रोटीन काइनेज की तरह काम करके ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, एनर्जी वाला प्रोटीन, जाके हमारा इंटेंडेड एक्शन करेगा। तो फिर ये जो हो गया रिसेप्टर में इधर आके रिसीव हुआ पेप्टाइड हार्मोन और हमारा इंटेंडेड एक्शन हुआ। एक बहुत जाना माना हार्मोन वो है इंसुलिन, जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। अभी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर तो समझ लो बॉडी का हर एक सेल में है, नहीं तो इंसुलिन घुस नहीं पाएगा हमारे सेल में, तो सेल मर जाएगा। क्योंकि इंसुलिन अगर यहाँ लगेगा तभी जाके ग्लूकोज अंदर आ पाएगा, और ग्लूकोज है सेल का खाना। तो मतलब हर एक बॉडी सेल में ऐसा एंजाइम लिंक रिसेप्टर रहेगा और इंसुलिन जाके उसमें जुड़ेगा और ग्लूकोज अंदर आएगा और सेल खा पी के अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइप का रिसेप्टर हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम क्या देखेंगे, टाइम कितना लगता है। तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है काम होने में, मिनट्स टू आवर्स लग सकता है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट टाइप का रिसेप्टर क्या है वो हम देख लेते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर। न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर, और ये है एक खतरनाक रिसेप्टर। क्यों खतरनाक बोल रहा हूं, क्योंकि जीन में जाके काम कर रहा है, और जो कोई भी ड्रग या आउटर सब्सटेंसेस जीन में जाके काम करेगा, उसका काम बहुत ही मतलब कि इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये खतरनाक है, क्योंकि जीन का चेंजेस जब हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, वी यूज टू कॉल दैट सेंट्रल डॉग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, जो कि डीएनए जो है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इससे बनता है जीन। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब कॉपी बनता है डीएनए का, जिसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। फिर उस डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्राइब करने का मतलब क्या है, मतलब कि कुछ चीज को पढ़ लेना। डीएनए में कोड्स होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ए टी टी सी, सी ए जी टी ए, ऐसा। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा आरएनए में। ठीक है, ए टी जी सी, ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, जी के साथ क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है। फिर देखो अभी और एक चीज है आरएनए में, देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये डीएनए में रहता है। और आरएनए में क्या रहता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो टी की जगह इधर यू आएगा, यू ए ऐसा करके आगे बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये स्टैंड जैसा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इधर बन रहा है। तो इसीलिए ये प्रोसेस को बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्राइब कर रहा है, कुछ लिखा है डीएनए में उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो एमआरएनए बनना डीएनए से, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर उससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का क्या है, अनुवाद करना।
ठीक है। ट्रांसक्राइब करके लेके आया कौन? एमआरएनए, मतलब कि कोई कोड को लेके आया एमआरएनए के इस कोड से बनेगा, उसमें कुछ मैसेज छुपा हुआ है, तो इसीलिए मैसेंजर आरएनए कोई मैसेज लेके आया कि इस तरीका का प्रोटीन बनना चाहिए। उस मैसेज को किसने पढ़ा? राइबोसोम के अंदर पढ़ा गया, वो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम ऐसा दिखता है, 2 सब यूनिट होता है, ऐसा छोटा सब यूनिट, बड़ा सब यूनिट, उसके अंदर ऐसा एमआरएनए बैठ जाता है और वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन निकलता है, जो कि प्रोटीन चेन होता है। बाद में ये पॉलीपेप्टाइड उसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ऐसा घूम घूम के बन के उसका पोस्टनल मॉडिफिकेशन होके एक प्रोटीन देता है, और उस प्रोटीन का कोई एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्शन होता है। तो फिर हुआ क्या? मतलब डीएनए का जो मैसेज था वो आरएनए से आया, और डीएनए ही एक्चुअली किसको बनाया? ये प्रोटीन को बनाया। तो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ने इसको बनाया उसी को बोला जाता है जीन। पूरा जो लॉन्ग डीएनए है हमारा, वो पूरा के पूरा डीएनए एक्सप्रेसेबल नहीं है, उसमें कुछ पर्टिकुलर रीजन ही एक्सप्रेसेबल है। एक्सप्रेसेबल मतलब कि प्रोटीन बनाने का सक्षम है, और उसी एक्सप्रेसेबल जो सेगमेंट को बोला जाता है जीन। तो जो रिसेप्टर ये जीन का एक्शन के ऊपर काम करेगा, वो इरिवर्सिबल एक्शन दे देगा अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एक्शन उससे आया तो इसीलिए मैं इसको बोला कि खतरनाक रिसेप्टर है। और इसमें जुड़ने वाला जो सब चीज है, वो सब चीज स्टेरॉइड हो सकता है, थायराइड हार्मोन हो सकता है। तो स्टेरॉइडल रिसेप्टर जो है, थायराइड हार्मोन वाला जो रिसेप्टर है, वो सब रिसेप्टर ऐसा न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर होता है, जो कि न्यूक्लियस के ऊपर रहता है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसके ऊपर रहता है ऐसा एक रिसेप्टर, जहां जाके जुड़ जाता है कोई लिगैंड, तो वो सेल के अंदर घुस जाता है, सेल के अंदर वो लिगैंड को लेके घुस जाता है। ठीक है। घुसने के बाद यहाँ डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर एक्ट करके एमआरएनए बनाता है। फिर वो एमआरएनए राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है, फिर वो प्रोटीन से कोई एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर का काम। तो हम 4 तरह का रिसेप्टर्स देखे, और एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 4 तरह का हम रिसेप्टर्स देखे, जिसमें से 3 तरह रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, और क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और क्या है, न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर और जीन रिसेप्टर। ये 4 टाइप्स का रिसेप्टर में ये 3 टाइप का रिसेप्टर हो गया प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, और ये वाला हो गया न्यूक्लिक एसिड, जो रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। और हम क्या देखे, इसका टाइमिंग्स देखे। लास्ट वाले का टाइमिंग मैं बताया नहीं, इसका बहुत ज्यादा टाइम लगता है पहले वाले से, पहले सबसे आवर्स लग जाता है। ठीक है, आवर्स लग जाता है काम करने में, क्योंकि जीन में काम होता है, तो उसमें बहुत सारा काम हम बोल दिया है कि कैस्केड चलता है, उसमें डीएनए बनाना पड़ता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सब होता है। तो ठीक है, तो टाइमिंग्स में सबसे कम टाइम लगता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल में, उससे थोड़ा ज्यादा लगता है इसमें, ये मिली सेकेंड में काम हो जाता है, ये सेकेंड्स में काम होता है।
ये मिनट्स में होता है या मिनट्स टू आवर्स में होता है और ये कुछ घंटे लग जाते हैं। तो सबका एग्जाम्पल्स भी हम देखे हैं, ठीक है। तो आज ये जो वीडियो मैं बनाया, शायद ये आपको थोड़ा आसान लगे। रिसेप्टर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरह से जितना हो सके कोशिश किया कि इसको आसान बनाने का। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे साथ ऐसा सुंदर-सुंदर आसान वीडियो जो आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा फार्माकोलॉजी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।